हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑल अबाउट राजस्थान पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का राजस्थान डेली न्यूज़ एनालिसिस। देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है आज के लिए। हमारा जो पहला न्यूज़ है ये बात कर रहा है एक गांव के बारे में, तारानगर ब्लॉक के बारे में। तारानगर जो है एक पंचायत समिति का स्टेटस इसको मिल रखा है एंड ये अपने दो कारण की वजह से ये न्यूज़ में रहा पहले कुछ दिनों पहले, एंड अभी आज की डेट में भी इन्होंने एक नया जो है एक यहाँ पे जो है कार्यक्रम किया एंड इसकी वजह से फिर से ये न्यूज़ के अंदर आया। तो हम देखते हैं दोनों ही रीजंस जिसकी वजह से, या दोनों ही कारण जिसकी वजह से ये न्यूज़ में रहा। ऐसे गांव वगैरह में अगर कुछ नवाचार किए जाते हैं या फिर कुछ नई चीज़ अगर की जाती है तो डेफिनेटली जो हमारे एग्जाम्स हैं उसमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर कोई गांव है राजस्थान का, उसने किसी तरीके का नवाचार किया है, ठीक है, अगर वहाँ पे कोई नया कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है, सो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं तारानगर ब्लॉक की एंड तारानगर पंचायत समिति की। यहाँ पे पहली चीज़ हम ध्यान में रखेंगे ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो आप ये देखिए, चूरू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान का जो चूरू डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर है तारानगर ब्लॉक ना। ये जो तारानगर ब्लॉक है पहले क्यों न्यूज़ में रहा था और आज ये क्यों फिर न्यूज़ में आया है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा इन्होंने कि मटका पद्धति से पौधरोपण से राष्ट्रीय स्तर पर ये चर्चा में रहा था। तो मतलब कि यहाँ पे इन्होंने एक टेक्निक स्टार्ट की थी, मटका पद्धति। मटका पद्धति, इसे हम मटका टेक्निक, मटका इरिगेशन भी बोलते हैं। बात करेंगे अभी इसके बारे में। इन्होंने ये नवाचार शुरू किया था राजस्थान के अंदर, मटका पद्धति से पौधरोपण इन्होंने शुरू किया था। मतलब कि पौधे उगाए और इसके अंदर जो इरिगेशन किया गया, मतलब इसमें जो सिंचाई की गई वो किस तरीके से की गई, मटका टेक्निक से, जिसको बोलते हैं। बात करेंगे अभी इसके बारे में क्या होती है मटका टेक्निक, ठीक है। मटका टेक्निक यूज़ करके इन्होंने जो है इरिगेशन और ये जो है पौधरोपण वगैरह स्टार्ट किया था। इस वजह से ये ऑलरेडी एक नेशनल लेवल की न्यूज़ में था, ठीक है। आज इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे इन्होंने एक नया जो कार्यक्रम स्टार्ट किया है, इसको बोल रहे हैं ये घर घर सहजन कार्यक्रम। तो यहाँ पे ये सहजन क्या है, ये सहजन एक पौधे का नाम है, एक पेड़ का नाम है सहजन। और यहाँ पे हर गांव के, मतलब कि गांव के अंदर हर परिवार के अंदर ये जो पौधे हैं ये डिस्ट्रीब्यूट करवाए जा रहे हैं एंड इनको इसी टेक्निक के थ्रू फिर उगाया भी जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये आपने ज़रूर इसके बारे में देखा होगा, इसको हम ड्रम स्टिक्स भी बोलते हैं। और ये सहजन का पौधा, इसके अंदर इस तरीके की फली लगती है जो हमने देखी होगी ज़रूर। तो ये इससे रिलेटेड ही, ये सहजन का पौधा ये होता है। घर घर सहजन कार्यक्रम इन्होंने स्टार्ट किया है। तो एक तो इन्होंने घर घर सहजन कार्यक्रम स्टार्ट किया, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। तारानगर ब्लॉक के अंदर है चूरू के चूरू के अंदर है तारानगर ब्लॉक। एंड एक यहाँ पे इन्होंने मटका टेक्निक की वजह से भी ये न्यूज़ में था। ये दो तीन चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी। अगर हम बात करें इनकी मटका टेक्निक की, ये इस तरीके की टेक्निक होती है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में कर ले तो हमारे लिए थोड़ा ये काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट रह सकता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे आपके आरएस प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस के अंदर एक टॉपिक आता है जिसे हम बोलते हैं वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स, मतलब कि पानी के संरक्षण के लिए क्या क्या टेक्निक्स यूज़ की जाती थी। वो आपके प्री का भी सिलेबस का एक पार्ट बन चुका है, पहले सिर्फ मेंस में हुआ करता था, बट अब प्रीलिम्स के सिलेबस में भी उसको ऐड कर दिया गया है। प्लस जो भी अपडेटेड सिलेबस वगैरह आ रहे हैं उसके अंदर इस टॉपिक को काफ़ी मेंशन किया जाता है और इस पे क्वेश्चंस बन जाते हैं। वाटर कंजर्वेशन की या फिर जो है पानी के संरक्षण की जो टेक्निक, जल संरक्षण की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं राजस्थान के अंदर जो यूज़ की जाती हैं। इससे हम बोलते हैं मटका टेक्निक। इसके अंदर क्या करते हैं, आसपास जो पौधा है उसके पास में एक खड्डा खोद के, और यहाँ पे मटके के अंदर इसके अंदर पानी डाला जाता है एंड इस मटके को आसपास जो है या तो इसको कवर कर दिया जाएगा, यहाँ पे पानी डाल के, एंड यहाँ पे घास फूस वगैरह डाल दी जाएगी। इसके अंदर जो पानी होगा तो इससे एक तरीके का, जिसे हम ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं, मतलब बहुत कम पानी में आप जो है सिंचाई वगैरह की जा सकती है। तो ये एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक है, मटका टेक्निक या मटका इरिगेशन इसको बोला जाता है। हो सकता है हमसे इस तरीके से भी क्वेश्चन बोल ले, बिकॉज ये थोड़ी थोड़ी टाइम पे अब न्यूज़ में आ रही है इस मटका टेक्निक के बारे में। तो हो सकता है अगर एमसीक्यू के फॉर्मेट में हमसे पूछ लिया जाए कि मटका टेक्निक किससे रिलेटेड है, ठीक है, मटका पद्धति या मटका टेक्निक किससे रिलेटेड है, तो ये इरिगेशन से रिलेटेड है। कोई सोच नहीं सकता कि ये इरिगेशन से रिलेटेड है, तो ये इरिगेशन से रिलेटेड है, सिंचाई से रिलेटेड है। आप ध्यान में रखिएगा किस तरीके से इसको किया जाता है, ये चीज़ हमने देखी, ठीक है। एंड मटका टेक्निक किससे रिलेटेड है, सिंचाई से रिलेटेड है। कहाँ पे इसको स्टार्ट किया गया, मतलब कि किस वजह
वजह से ये न्यूज़ में आई थी। चूरू के अंदर इन्होंने जो है एक नेशनल लेवल का न्यूज़ क्रिएट किया था, जब इन्होंने चूरू में बहुत हाई लेवल पे इस टेक्निक को यूज़ करना स्टार्ट किया, तब जब है ये जाके न्यूज़ में आया था। एंड तब हम देखते हैं इसके ऊपर जो है एक नेशनल लेवल का न्यूज़ बना था। फिर इन्होंने आज एक और कार्यक्रम स्टार्ट किया है, घर घर सहजन कार्यक्रम। सहजन क्या है? एक पेड़ का नाम है जो कि जिसके ऊपर इस तरीके की फली, ड्रम स्टिक्स जिसे हम बोलते हैं, वो लगती है एंड काफ़ी यूज़फुल रहती है, काफ़ी इसके हेल्थ बेनिफिट्स रहते हैं इसके। देन हम बात करते हैं, ये तारानगर के बारे में हमने बात करी, लेकिन हमारे राजस्थान के अंदर ये जो मटका टेक्निक है या फिर ये जो मटका पद्धति है, ये सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट की गई थी? ये सर्वप्रथम मिखाला पंचायत में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, कहाँ पे? मिखाला पंचायत में सर्वप्रथम इसका जो है शुभारंभ किया गया था। एंड इसको पूरा अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए, अच्छे से इसको यूज़ करने वाला कौन था? ये तारानगर समिति थी। ठीक है, तो फर्स्ट जो है मिखाला पंचायत से इसको शुरू किया गया था, तारानगर ने इसको यूज़ किया था, तब जाके वो एक नेशन वाइड न्यूज़ बनता है। ये कुछ चीज़ें थी इसके बारे में, तो ये कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी, जो हमें शायद एग्ज़ाम में हेल्प भी कर सकती है। फिर हमारा जो आज का सेकंड आर्टिकल रहेगा, वो बात करता है कि हमारे जो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने एक कार्यक्रम जो है करवाने की बात की है। इन्होंने बोला है कि हम एक इन्वेस्ट राजस्थान 2022 करके जो है एक समिट रखेंगे। ठीक है, तो इन्होंने एक समिट का आयोजन करवाने की बात की है कि ये जनवरी के अंदर करवाई जाएगी, 20-21 जनवरी 2022 को करवाने की इन्होंने बात की है समिट की। ठीक है, तो बहुत ही आगे की बात है, ये 2022 की अभी बात है, लेकिन फिर भी इन्होंने इन्वेस्ट राजस्थान 2022 समिट करवाने की इन्होंने बात की है। प्लस इसमें इन्होंने एक और चीज़ कही इसी अपने स्पीच के अंदर, जहाँ से कुछ 1-2 इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स निकल के आते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहली चीज़ इन्होंने इस स्पीच के अंदर अपनी जो बताया कि भारत सरकार के जो नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय है, उनके द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई थी। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि भारत सरकार की एक रिन्यूएबल एनर्जी का जो डिपार्टमेंट है, इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट जारी करी थी, और इस रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने बोला है कि अब जो स्थापित जो सौर ऊर्जा है या फिर जो इंस्टॉल्ड सोलर एनर्जी हम बोल रहे हैं, इसके उत्पादन की क्षमता में देश का नंबर 1 राज्य हो चुका है। ठीक है, सो उत्पादन क्षमता के अंदर अगर हम बात करें, स्थापित सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता के अंदर राज्य जो है पहले प्रथम स्थान पर है, नंबर 1 है। तो हमसे पूछा जा सकता है ऐसे कि जैसे कि अभी रिसेंट एक एग्जाम में पूछा गया था कि स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर हमारी रैंकिंग बताएं, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान जो है आवासीय योजना जो हमारे चलाई जा रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके अंदर जो है फर्स्ट रैंक पे कौन सा रहा। सो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हमारे स्कीम्स वगैरह के इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, योजनाओं को क्रियान्वयन करने वगैरह में हमारा क्या परफॉर्मेंस रहा है। सो ये वाला इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि भारत सरकार की एक नवीनीकरण ऊर्जा जो मंत्रालय है, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया और उसमें बताया है कि नंबर 1 राज्य कौन सा है, राजस्थान है, किसके अंदर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो सोलर एनर्जी है उसके अंदर, स्थापित सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता के अंदर कौन सा फर्स्ट नंबर पे हम, ये चीज़। फिर दूसरी चीज़ जो यहाँ पे बताई गई, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हमारी जो सरकार है उनका टारगेट है अभी 30,000 मेगावाट का एक लक्ष्य बना रखा है उन्होंने, क्योंकि हमारे यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़ हैं जिनको इम्प्लीमेंट करवाया गया है। तो हमारे यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी, अक्षय ऊर्जा के लिए 2 इम्पॉर्टेंट स्कीम्स हैं, 2 इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़ हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा। एक सोलर एनर्जी पॉलिसी जो हमारे यहाँ पे स्टार्ट किया गया है सौर ऊर्जा से रिलेटेड, जो हाल ही में 2019 में इसको शुरू किया गया था, एक स्कीम आई थी। एंड एक जो स्कीम है वो विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी स्कीम आई थी। तो 2 स्कीम्स थी जो हमारी सरकार ने 2019 के अंदर लाया था, एक सोलर एनर्जी स्कीम थी और एक है विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी स्कीम। ये 2 स्कीम्स हैं जो राजस्थान में स्टार्ट की गई थी 2019 के अंदर। इनके बारे में हम थोड़ा सा भी डिटेल में बात लेते हैं, बिकॉज यहाँ से घुमा फिरा के क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स के अंदर, एंड आने वाले टाइम पे डेफिनेटली यहाँ से और क्वेश्चंस बनेंगे, बिकॉज सोलर एनर्जी एक ऐसा टॉपिक रहता है जहाँ आपके हर एग्जाम्स में पूछा जाता है। सो यहाँ पे एक और चीज़ जो है, इस पे ऑलरेडी क्वेश्चंस बन चुके हैं अलग अलग एग्जाम्स के अंदर। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है
कि हमारा जो राजस्थान है उसकी, अगर हमारा जो इंडिया है उसके अंदर राजस्थान का जो पोटेंशियल है वो कितना है। तो इंडिया ने बताया, मतलब कि इंडिया मतलब हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन्होंने एक अपना एस्टिमेट दिया कि राजस्थान के पास कितना पोटेंशियल है सोलर एनर्जी का। ठीक है, तो सोलर पोटेंशियल कितना है राजस्थान के पास, तो वो रहता है 142 गीगावाट। ठीक है, सो ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है किसी एग्जाम के अंदर। आरपीएससी ने एक पेपर लिया था, उसमें पूछा था कि हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने अब एक एस्टिमेट बताया है कि राजस्थान सरकार जो राजस्थान है वो कितना सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। एक टोटल पोटेंशियल, एक हाईएस्ट एस्टिमेट दिया है उन्होंने कितना हो सकता है। सो 142 गीगावाट, जो कि एक बहुत बड़ा एक पोटेंशियल बताया गया है, बहुत बड़ा नंबर है इसको अचीव करना। 142 गीगावाट पोटेंशियल है, राजस्थान इतना जो है अपनी क्षमता रखता है। देन हम देखते हैं राजस्थान सोलर जो एनर्जी है उसके बारे में बात करते हैं। सो राजस्थान का जो सोलर जनरेशन पोटेंशियल है वो 142 गीगावाट है, इसके बारे में हमने बात की। तो हमारे यहाँ पे सोलर एनर्जी पॉलिसी आया 2011 के अंदर, पहली सोलर एनर्जी पॉलिसी आई थी। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि फर्स्ट सोलर एनर्जी पॉलिसी कब 2011 में आता है। एंड अभी रिसेंटली एक और सोलर एनर्जी पॉलिसी आई, बीच में कुछ 2014 में एक और पॉलिसी आई थी, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पहली ध्यान में रखेंगे एंड लास्ट ध्यान में रखेंगे। सो पहली हमने देखा 2011 के अंदर थी। अब अगली जो है सोलर एनर्जी पॉलिसी जो अभी नई वाली आई है उसके बारे में बात करते हैं। ये आती है 2019 के अंदर। ठीक है, सो इस पॉलिसी कब आई थी, 2019 के अंदर आई थी। एंड इसका टारगेट क्या है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इन्होंने बोला है कि 2024-25 तक, ठीक है 2024-25 जो कि ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, सो 2024-25 तक कितना 30,000 मेगावाट सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स का टारगेट इसके अंदर लेके चल रही है हमारी सरकार। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉलिसी के अंदर बहुत लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट है, सिर्फ याद रखने लायक चीज़ यही है आपके लिए जो एग्जाम्स में पूछी जाएगी कि 2024-25 तक हमारा कितना टारगेट रहता है। 30,000 मेगावाट का हमारा टारगेट जो है गवर्नमेंट ने रखा है सोलर एनर्जी पॉलिसी में। एक और चीज़ जो आप ध्यान में रखेंगे, कौन सी तारीख से इम्प्लीमेंट मानी जाएगी, 18 दिसंबर 2019। ठीक है, 18 दिसंबर 2019 से इसका जो है पॉलिसी ये बोलती है कि इस दिन से इसको मानेंगे, इस दिन से ये स्टार्ट हो गई है। इन फोर्स कब आती है, 18 दिसंबर 2019 से 2024-25 तक का टारगेट रखा है। कितना, 30,000 मेगावाट का टारगेट रखा है। इंडिया का टोटल सोलर एनर्जी का पोटेंशियल जो कि सेंटर ने बताया है, एस्टिमेट दिया है, वो कितना है, 142 गीगावाट है। ओके, सो ये कुछ चीज़ जो है इसके बारे में बात की गई है। देन हम दूसरी पॉलिसी के बारे में भी बात करते हैं, इसका नाम है राजस्थान विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी। तो एक तो हम सोलर एनर्जी के लिए लाए, ठीक है, सौर ऊर्जा के लिए लाए। दूसरी है विंड, पवन ऊर्जा के लिए। तो पवन ऊर्जा के लिए भी एक पॉलिसी लाया गया है, इसको बोलते हैं राजस्थान विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी। राजस्थान विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी, इस तरीके से जो है हमें पता है विंड मिल्स वगैरह लगाए जाते हैं एंड फिर उससे जो है विंड एनर्जी क्रिएट किया जाता है, प्रोड्यूस की जाती है। सो ये पॉलिसी भी सेम डेट को है, तो आपको डेट याद करने में मुश्किल नहीं होगी। एक डेट से आपको दो पॉलिसीज़ याद हो जाएंगी, 18 दिसंबर 2019। इनके साथ और भी कुछ जो है पॉलिसीज़ लाई गई थी, लेकिन फिलहाल हमें दो ध्यान में रखनी है एनर्जी के हिसाब से। जब हम ऊर्जा में बात करें, इन दो पॉलिसीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, एक सोलर एनर्जी और एक ध्यान में रखेंगे राजस्थान विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी। पहला कब आया, जो सोलर एनर्जी 18 दिसंबर 2019 साथ में है। इसी के साथ में राजस्थान विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी, दोनों ही पॉलिसीज एक ही डेट पे साथ में लाई गई। ये चीज़ हमने देखी। अब जो इसके अंदर भी हम टारगेट देख लेते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि राजस्थान के अंदर टोटल विंड एनर्जी पोटेंशियल है, ठीक है, इन एक्सेस ऑफ कितना 127 गीगावाट पोटेंशियल इन्होंने असेस किया है। इस पे हालांकि अभी तक तो क्वेश्चन नहीं आया, बट स्टिल हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि राजस्थान विंड एनर्जी पोटेंशियल हैज़ नाउ बीन असेस्ड इन एक्सेस ऑफ 127 गीगावाट। ठीक है, कितना, 127 गीगावाट, ये चीज़ हम ध्यान में रखेंगे। देन यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो विंड पॉलिसी है हमारी पहली कब आई थी, तो हमने देखा सोलर एनर्जी तो हमारी पहली कब आई थी, 2011 के अंदर। एंड हमारी जो विंड एनर्जी है, ठीक है, सो विंड एनर्जी से रिलेटेड पॉलिसी, पवन ऊर्जा से रिलेटेड पहली राजस्थान की पॉलिसी कब आई थी, 2012 के अंदर। सो सोलर एनर्जी पहले आई, फिर विंड एनर्जी की पॉलिसी बाद में आई थी। बीच में कुछ और सोलर एनर्जी की पॉलिसी आई थी, वो हमें ध्यान में नहीं रखना है। विंड एनर्जी की पॉलिसी एक 2012 के अंदर आती है, फिर अभी आई थी विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी। ठीक है, एंड ये जो विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी डेट हमने बात कर ली है
18 दिसंबर 2019 से इसको भी स्टार्ट किया गया है। देन यहाँ पे इस पॉलिसी का टारगेट क्या है, इसका भी आप टारगेट थोड़ा सा ध्यान में और साथ में रख के चलें कि इस पॉलिसी का टारगेट रहता है कि 2000 मेगावाट विंड एनर्जी जो है इसके अंदर करने का फॉर रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन के लिए ऑफ स्टेट डिस्कॉम्स। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हमारे जो स्टेट डिस्कॉम्स होते हैं, मतलब कि डिस्कॉम्स का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती है। सो ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो होती है ये इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट वगैरह का काम करने का काम करती है और परचेज करने का काम करती है। तो उन्होंने बोला है कि ये जो स्टेट डिस्कॉम्स होते हैं ना, इनके ऊपर कुछ ऑब्लिगेशन डाले गए हैं। ऑब्लिगेशन क्या है कि आपको रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन डाला गया है, मतलब इनको कुछ जो एनर्जी अपना खरीदना होता है, कुछ जो इलेक्ट्रिसिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को खरीदना होता है वो रिन्यूएबल फॉर्म का होना चाहिए। मतलब कि वो कोई तापीय परियोजना से या फिर कोल बेस्ड प्लांट से नहीं होना चाहिए, बल्कि वो रिन्यूएबल एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है, अक्षय ऊर्जा से जो प्रोड्यूस की जा सकती है, वो आपको खरीदनी होती है। तो उनके ऊपर ऑब्लिगेशन है। फिर से एक बार समझ लीजिए कि डिस्कॉम कंपनीज जो होती है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती है इलेक्ट्रिसिटी की, विद्युत की, डिस्कॉम्स कहलाती है। डिस्कॉम्स मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को बोला गया है कि आपके ऊपर रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन है। इस आरपीओ का मतलब क्या है, रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब कि जो अक्षय ऊर्जा है, रिन्यूएबल एनर्जी जो है, नवीनीकरण एनर्जी ऊर्जा जो है, तो रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन है। आपको क्या है, ये रिन्यूएबल एनर्जी ही खरीदनी है, ये आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है, बाध्यता है आपके ऊपर। आपको इस तरीके से जो है रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन उनको दिया गया है डिस्कॉम कंपनीज को। तो उन्होंने बोला है कि हम 2000 मेगावाट ऑफ विंड एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, ताकि ये जो डिस्कॉम कंपनीज हैं जिनके ऊपर ये ऑब्लिगेशन डाला गया है कि आपको इतना इतना परसेंटेज तो है, कुछ हिस्सा जो है आपको रिन्यूएबल एनर्जी ही खरीदनी होगी, तो वो ताकि इससे परचेज कर सकें, इस चीज़ के बारे में बात की गई है। एंड टारगेट कब का है, 2024-25 तक का ही इनका टारगेट रहता है। ठीक है, सो जो 2024-25 तक का इसका भी टारगेट रहता है 2000 मेगावाट। मेन आप सोलर एनर्जी का ध्यान में रखेंगे, 30,000 मेगावाट जो इसके अंदर टारगेट रखा गया था, सोलर एनर्जी के अंदर जो टारगेट रखा गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना एस्टिमेट दिया है उसके बारे में भी हम ध्यान में रखेंगे। अब हम लास्ट में एक बात कर लेते हैं कि हमारे लिए कभी कभी थोड़े से जो फैक्ट्स, फिगर्स और स्टैटिस्टिक्स है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम्स के लिए, बिकॉज हम देखते हैं बहुत सारा जो डेटा वगैरह है आपको पूछा जाता है। सो यहाँ पे ये हमारा जो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की जो साइट है, इन्होंने कुछ सितंबर 2020 तक का डेटा दे रखा है कि कितनी हमारे यहाँ पे राजस्थान के अंदर जो है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हो चुकी है, कितना जो है कैपेसिटी, मतलब कि कितना जो है एनर्जी यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है प्लांट्स वगैरह के हिसाब से अगर हम देखें। सो यहाँ पे सोलर एनर्जी का इन्होंने ग्राउंड माउंटेड तो बताया है कितना 4996 है, और सोलर रूफटॉप के थ्रू जो होता है वो कितना 356 बताया है। ये इतने चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, इकोनॉमिक सर्वे में जो दी जाती है वो आपके लिए थोड़ी और इंपॉर्टेंट हो जाती है, बट स्टिल आपको थोड़ा सा आइडिया रखने के लिए अगर कभी डेटा वगैरह पूछ लिया जाए ताकि आप एलिमिनेट करके उसको सॉल्व कर पाएँ। बायोमास एनर्जी हमारे राजस्थान में कितनी है, 120 मेगावाट जो है, ये सारा मेगावाट के अंदर चल रहा है, कितना 120 मेगावाट जो है ऑलरेडी इंस्टॉल किया जा चुका है राजस्थान के अंदर। विंड एनर्जी कितना इंस्टॉल की जा चुकी है राजस्थान के अंदर, 4337.64 कुछ है। सोलर एनर्जी ग्राउंड माउंटेड कितना है 4996, और सोलर रूफटॉप वाली जो है, एक जो है ग्राउंड पे सोलर पैनल्स लगाए हैं वो, और एक है सोलर रूफटॉप वाली नेट मीटरिंग स्कीम के थ्रू 356 है। इतना ध्यान में नहीं रखना, आपको सारे फिगर्स याद में नहीं रखते, बस एक आइडिया आपको रखना होगा ताकि अगर कभी पूछ लिया जाए तो हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाए इस वजह से। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे आज के, मतलब कि इस से रिलेटेड, सोलर एनर्जी पॉलिसी वगैरह से रिलेटेड। अगला जो लास्ट का आज का जो आर्टिकल है उसका नाम है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। इसको स्टार्ट कर दिया गया है। इस स्कीम का नाम क्या है, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। तो देखिए इसका नाम ही बता रहा है कि ये स्कीम किस बारे में होगी। सो ये पहली चीज़, ये स्कॉलरशिप से रिलेटेड स्कीम है। ठीक है, मतलब कि एक स्कॉलरशिप दी जाएगी, इसके अंदर छात्रवृत्ति दी जा रही है। किनको दी जा रही है, एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए दी जा रही है। अब एकेडमिक एक्सीलेंस कब होगा, ये बोल रहे हैं कि हमारे राजस्थान के
कुछ ऐसे 200 मेधावी छात्रों और विद्यार्थियों को चुना जाएगा जो कि अपने उच्च अध्ययन के लिए, मतलब कि अपने हायर स्टडीज़ के लिए उनका पूरा खर्चा है जो सरकार उठाएगी। एंड इन 200 मेधावी विद्यार्थियों को ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यहाँ पे जो है इन यूनिवर्सिटीज़ में इनको भेजा जाएगा। एंड मतलब कि अगर वहाँ पे पढ़ना चाहते हैं वो, ठीक है, तो वहाँ पे इनको स्कॉलरशिप दी जा रही है हमारी गवर्नमेंट की द्वारा। उनका पूरा जो खर्चा है यहाँ पे सरकार उठाने वाली है, ठीक है। तो 22 अक्टूबर से इसके आवेदन जो है आमंत्रित किए गए हैं। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, स्कीम जो है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि स्कीम कब से, 7 अक्टूबर से इसको स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है। ये योजना 7 अक्टूबर से इसको लागू कर दिया गया है आज की तारीख से, ठीक है। आप ध्यान में रखेंगे 6 अक्टूबर से इसको लागू कर दिया गया, बिकॉज एक बैक डेट में थोड़ा चल के, सो इसको 6 अक्टूबर से इसको लागू माना जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 6 अक्टूबर से किस चीज़ से रिलेटेड है, आप ध्यान में रखिएगा कि मेधावी छात्र जो कि उच्च अध्ययन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाएगा, ऑप्शंस के अंदर दिया जाएगा कि मे बी इंडिया में कहीं पढ़ने के लिए है, या फिर उनको स्कॉलरशिप दिया जा रहा है 11th-12th में पढ़ने के लिए, या फिर किसी भी तरीके की स्कॉलरशिप। आपको ध्यान में रखना है उच्च अध्ययन के लिए अगर वो बाहर जाएंगे तो कितने बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा, 200 विद्यार्थियों को यहाँ पे जो है सिलेक्ट किया जाएगा। फिर यहाँ पे 30% जो सीट्स हैं वो जो छात्राएं हैं उनके लिए रिजर्व्ड रहेगी, ठीक है। सो 30% सीट्स रिजर्व्ड रखी है विमेन के लिए, छात्राओं के लिए रिजर्व्ड रखी है। हर टाइप का यहाँ पे जो खर्चा है, यात्रा का, ट्यूशन फीस का संपूर्ण खर्चा यहाँ पे राजस्थान सरकार देने वाली है। फिर इसके अंदर इन्होंने कैटेगरी वाइज भी सीट्स रिजर्व किए कि ह्यूमैनिटीज़ के अंदर एंड जो है साइंस के अंदर इतना, फाइनेंस के इतना, ये इतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ना होगा। सिर्फ आपको ध्यान में होना चाहिए कि स्कीम बोलना क्या चाह रही है, किससे रिलेटेड ये स्कीम है। प्लस एक और चीज़ इन्होंने यहाँ पे बोला है कि अगर 200 से अधिक आवेदन आते हैं तब हम उसको लॉटरी सिस्टम पे चूज़ करने वाले हैं बच्चों को, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ एक स्कीम है जो स्टार्ट की गई है। आपको सिर्फ इसका मेन मोटिव ध्यान में रखना है, कितने बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इतना ध्यान में रखना होगा। एंड मेन टारगेट क्या है सरकार का, उसके बारे में हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो आज के करंट अफेयर्स में बस इतना ही है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर विजिटिंग ऑल अबाउट।